पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहली बार सत्ता तक पहुंचते ही दुनिया भर में दोस्तों बेचैनी पैदा हो गई है। विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने भारत में लोकतंत्र, माइनॉरिटीज के राइट्स और चुनाव की निष्पक्षता पर अचानक सवाल उठाने शुरू कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन और अल जजीरा जैसे मंचों पर यह नैरेटिव तेजी से गढ़ा जाने लगा है कि भारत हिंदू राष्ट्रवाद की ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां लोकतंत्र खतरे में है। दिलचस्प बात यह है कि यही बेचैनी तमिलनाडु और केरल के रिजल्ट्स पर लगभग गायब रही। मतलब तमिलनाडु और केरल के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए उनको लेकर यह नैरेटिव नहीं गढ़ा जा रहा, जहां बीजेपी सत्ता से दूर रही। असम में बीजेपी की हैट्रिक भी उतना वैचारिक तूफान नहीं खड़ा कर पाई जितना बंगाल में सत्ता परिवर्तन ने खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या उस सियासी बदलाव की है जिसने दशकों पुराने वामपंथ और सूडो सेकुलरिज्म का वैचारिक गढ़ ध्वस्त कर दिया है। जब बीजेपी हारती है तो विदेशी मीडिया भारत की डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी की तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही वो डिसाइसिव मैंडेट या निर्णायक जनादेश लेकर आती है तो शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। ये वैसा ही है जैसे भारत में रह रहे सूडो सेकुलर लोगों को लगता है, क्योंकि उनकी आदत तो बीजेपी को सत्ता में देख पाने की है नहीं। तो पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही शक की निगाह से देखा जाता है जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है, और पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही संदेह और संस्थागत संकट की भाषा में बदल दिया जाता है। कहते हैं कि ये संकट है, बीजेपी अगर सत्ता में आई तो संकट खड़ा हो गया डेमोक्रेसी के लिए। जबकि आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा संकट कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने किया था जब उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी थी 1975 में। तो ये बड़ा सिलेक्टिव मामला है, यानी अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को परिभाषित करो, जो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अब बात हम वेस्टर्न मीडिया की कर रहे थे। वेस्टर्न मीडिया भारत को अक्सर यूरोपियन पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के फ्रेम से समझने की कोशिश करता है। वहाँ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? वो है सत्ता का विस्तार, और रेशियल सुप्रीमेसी यानी नस्ली वर्चस्व के इतिहास से वो जुड़ा है। लेकिन भारत में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, संस्कृति को बनाए रखने की, सभ्यता की पहचान बनाए रखने और अपने असली इतिहास से खुद को जोड़ने से, इसे विदेशी मीडिया समझ नहीं पाता। इसीलिए हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सीधे इस बात से जोड़ देता है कि अब मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न करेंगे, जबकि भारत में तो इसका उल्टा हो रहा है। लव जिहाद के मामले और धर्मांतरण के मामले जितनी तेजी से सामने आए हैं, उससे क्या लगता है? उससे तो यही लगता है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद हिंदू समाज खतरे में है, और ये खतरा सबसे बड़ी माइनॉरिटी की तरफ से है, यानी मुसलमानों की तरफ से। अब ममता की सरकार के 15 सालों में मुसलमानों का तुष्टीकरण जिस तेजी से हुआ है दोस्तों, उससे ये खतरा बंगाल में और बढ़ गया। जाहिर है बड़े प्लान्ड तरीके से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाया गया बंगाल में, जिससे अगर कभी हिंदू एक तरफ होकर वोट भी करें तो मुस्लिम वोट इसे बचाने के लिए आ जाए। इसीलिए बंगाल की और प्रकारांतर से पूरे देश की डेमोग्राफी तेजी से बदली जा रही है। यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी की जीत को लोकतांत्रिक परिवर्तन के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी कब्जे की तरह प्रस्तुत किया गया। अब एसआईआर पर भी विदेशी मीडिया आधी बात ही दिखाने की कोशिश करता है दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस बार नतीजों के बाद फिर से कहा कि वोट चोरी हो गई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का, बीजेपी का आयोग बता दिया, और विदेशी मीडिया ने तो इन आरोपों को, वो लोग तो कैच करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इन आरोपों को लगभग बिना जांचे परखे अपने अपने विमर्श के आधार बना लिए उन्होंने। विशेष रूप से एसआईआर को मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की साजिश के रूप में पेश किया गया, जबकि फैक्ट क्या है? हटाए गए 91 लाख नामों में
63% हिंदू मतदाता थे। अब ये कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि किसी को इसमें जाना ही नहीं है, बस नैरेटिव ले लेना है, पिक कर लो नैरेटिव। अब बड़ी संख्या में नाम मृत लोगों के हैं, डुप्लीकेट हैं, या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए हैं कहीं और, या फर्जी पाए गए थे। इसके बावजूद फॉरेन मीडिया के बड़े हिस्से ने केवल मुस्लिम वोट हटाए गए वाली लाइन को ही प्रमुखता दी, जबकि हटाए जाने वालों में तो करीब 63% हिंदू थे। यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मंचों ने तो बिना ठोस प्रमाण के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निष्पक्षता तक पर सवाल उठा दिया। चुनाव आयोग को सरकार नियंत्रित संस्था की तरह पेश करने की कोशिश की। ऐसा दिखाया गया है जैसे चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। जबकि यही संस्थाएं तब तक विश्वसनीय मानी जाती हैं जब तक परिणाम उनकी वैचारिक अपेक्षाओं के अनुरूप आते हों। मतलब साउथ में, तमिलनाडु में कोई और जीता तो सब ठीक है, केरल में कांग्रेस अगर जीत गई तो सब ठीक है, लेकिन असम में बीजेपी फिर जीती तो बवाल हो गया। बंगाल में पहली बार बीजेपी जीती तो बड़ा बवाल हो गया। लेकिन बात दरअसल ये है कि असली बेचैनी मोदी की बढ़ती ताकत की वजह से है दोस्तों। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बढ़ता राजनीतिक विस्तार विदेशों के बौद्धिक प्रतिष्ठानों की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं मोदी। बीजेपी अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता में है या फिर गठबंधन के जरिए सत्ता में है। ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि भारत को सत्तावादी, डेमोक्रेटिक और वन पार्टी सुप्रीमेसी के फ्रेम में फिट करके दिखाया जाए कि भाई एक ही पार्टी है जो पूरे भारत में। अरे भाई, वो चुनाव लड़ रही है, वो लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए लोग उसे ले आ रहे हैं। इलेक्शन में तो कांग्रेस भी खड़ी हो रही है, रीजनल फोर्सेस भी खड़े हो रहे हैं, सब लोग खड़े हो रहे हैं। अब हार जा रहे हैं तो लोग नहीं एक्सेप्ट करते उनको, तो क्या किया जाए। बंगाल का फैसला ये भी साबित करता है कि भारत का मतदाता अपनी प्राथमिकताएं जमीन, अनुभव और आकांक्षाओं के आधार पर तय कर रहा है, न कि न्यूयॉर्क, लंदन या दोहा में बैठे हुए नैरेटिव मेकर्स की वैचारिक सुविधा के अनुसार। साफ साफ अब 15 सालों से बंगाल में हिंसा, बलात्कार पर चुप्पी पसरी हुई थी, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी इस पर लेख नहीं लिखा। भारत के सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन अब बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं तो जनादेश पर हंगामा हो रहा है। अरे भाई, साफ सुथरा चुनाव हुआ तो जीत गए। अब तक बेईमानी से लोगों के वोट डलवाए जाते थे तो बीजेपी हारती थी। सबसे बड़ा विरोधाभास बंगाल की हिंसा को लेकर दिखाई देता है। एक दशक में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनावों तक बंगाल राजनीतिक हिंसा, हत्याओं और प्रतिशोध की घटनाएं दुनिया भर की जानकारी में रहीं, लेकिन ममता की सरकार की नालायकी कभी राष्ट्रीय बहस का केंद्र नहीं रही। भारत में विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्याएं, बूथ कब्जाने के आरोप और सिंडिकेट राज की चर्चा भारत के भीतर लगातार होती रही, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े अखबार आंखें मूंदे रहे, उन्होंने कभी इसे नहीं छापा। फॉरेन मीडिया का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्होंने कभी इन खबरों को प्रमुखता दी ही नहीं। जितनी भाजपा की जीत के बाद माइनॉरिटीज के खतरे को दी जाती है कि भाई माइनॉरिटीज खतरे में, भाजपा जीत गई उस स्टेट में, वहां तो माइनॉरिटीज खतरे में। अल जजीरा जैसे मंच ये याद दिलाते हैं कि 1984 के दंगों और बाबरी विवाद के बाद बंगाल अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन वो हाल के सालों में सियासी हिंसा पर लगभग मौन दिखते हैं। अभी हाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है उसमें वो नहीं पड़ते। और विडंबना ये है दोस्तों कि इस बार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और उसी के बाद लोकतंत्र पर संकट का शोर सबसे ज्यादा सुनाई देने लगा। इस पूरे इलेक्शन में एक भी हत्या नहीं हुई, जबकि बंगाल का तो माना जाता है चरित्र ही रक्त रंजित रहा है, रक्त चरित्र कहते थे। बंगाल ने सिर्फ हिंदुत्व पर वोट नहीं दिया, विदेशी विश्लेषणों में
बंगाल की जीत को लगभग पूरी तरह हिंदू पोलराइजेशन के फ्रेम में समेट दिया गया। लेकिन ऐसा करना बंगाल के वोटरों की बेइज्जती करना है। उन्हें बदलाव चाहिए ही था। वो मंच देने में बीजेपी सफल रही। बस विदेशी मीडिया ये देखने विफल रही कि जनता की नाराजगी के केंद्र में आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन और करप्शन भी था। करप्शन बहुत ऊपर के लेवल का। आप यकीन करें कि आपको अगर पश्चिम बंगाल में किसी भी शहर में अगर घर बनवाना है तो आपको टीएमसी के नेताओं से एक टोकन लेना पड़ेगा। वो उस टोकन में वो तय करेंगे कि आप सीमेंट कहाँ से लें, बालू कहाँ से लें, ईंटें कहाँ से लें, और पैसा देना पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल पर कर्ज का बोझ 7,70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों कंपनियां राज्य छोड़ के जा चुकी हैं। युवाओं का बड़ा वर्ग जो है वो रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। कट मनी, भर्ती घोटाला, सिंडिकेट कल्चर जैसे मुद्दे वर्षों से जनता में असंतोष पैदा कर रहे थे। लेकिन फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स में इन सवालों की जगह हिंदू राष्ट्रवाद बनाम अल्पसंख्यक की बहस ने जगह ले ली। और वो तो खैर विदेशी मीडिया है। हमारे देश के तो अखबार और उनमें काम करने वाले पत्रकार भी बदलाव के लिए दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये और दुखद है। मान लीजिए बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका या न्यूयॉर्क टाइम्स वो ये सब लिखें तो ठीक है, लेकिन देश का मीडिया इन सब चीजों से आंखें क्यों मूंद रहा है? अगर पश्चिम बंगाल में बलात्कार, हिंसा की घटनाएं, करप्शन की खबरें लगातार अखबारों में आ रही हैं, तो उन्हें प्रमुखता क्यों नहीं दी जाती, या उन्हें राष्ट्रीय बहस का मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? और बीजेपी अगर वहां जीत जाती है तो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा फॉरेन मीडिया के लिए ये हो जाता है कि एक बहुसंख्यकवाद वहां पैदा होने जा रहा है और माइनॉरिटीज के लिए खतरा है। इससे हमें उबरना होगा।